एबीपी न्यूज पर 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल यहां लगातार बना हुआ है। और इसी के साथ देखिए जिस तरह से राजस्थान में इस वक्त सीएम चेहरे को लेकर रस्साकशी है, मध्य प्रदेश में भी यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। चुनाव नतीजे आने के बाद से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं। कल वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंच गए ये पता लगाने कि आखिर बीजेपी की लहर के बावजूद छिंदवाड़ा में वैसा ट्रेंड क्यों नहीं दिखा। छिंदवाड़ा पहुंचकर शिवराज मोदी के नारे वहां पर जो हैं लगे, 2024 के चुनाव की तैयारी की बात करने लगे। मोदी की हैट्रिक की बात भी वहां पर शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए। छिंदवाड़ा में पहुंचकर लोगों के बीच भोजन किस तरीके से किया, खाना खाया उन्होंने लोगों के बीच, तस्वीरें भी आपके सामने। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो हमारा सपना था, जिसके लिए जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, आज वो सपना पूरा हो रहा है। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं, और इसे लेकर उन्होंने समय भी मांगा है। शाम 7 बजे कहा जा रहा है कि यह मुलाकात संभव है कि शाम 7 बजे मुलाकात हो। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। और इस को लेकर और क्या जानकारी हमारे पास है, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या खबर और इस मुलाकात को लेकर? देखिए, सेशन चल रहा है, सभी जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो बारी बारी से भाजपा के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। आज माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली आई हुई, उन्होंने भी समय मांगा है जेपी नड्डा से। दोपहर बाद कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी समय मांगा है जेपी नड्डा से। और माना जा रहा है शाम 7 बजे के बाद कभी उनकी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल समय उनका भी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है शाम 7 बजे के बाद कभी भी उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से उनके आवास पर हो सकती है। रही बात वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे भी दिल्ली में, वो भी दोपहर बाद कभी भी, अभी फिलहाल समय उनका निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। वो अभी बताया जाएगा जेपी नड्डा जी की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता दिल्ली आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय मांगता है, तो चूंकि संसद चल रही, तो संसद में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को ध्यान में रखते हुए समय थोड़ा सा पहले ही निर्धारित किया जाता है। तो फिलहाल अभी समय निर्धारित नहीं हुआ। जो हमारी जानकारी हुई है उसके अनुसार दोपहर बाद वसुंधरा राजे की भी मुलाकात हो सकती है। कब होगी ये अभी तय किया जाएगा। ओके नीरज, आप नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो नीरज बता रहे हैं कि समय अभी तय नहीं है, लेकिन दोपहर बाद का समय जरूर दिया जा सकता है, और मुलाकातों के मायने कई हैं। मध्य प्रदेश में भी चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यहां उठता है कि एमपी में फिर शिवराज या किसी और को ताज। फिलहाल तो ये एक सवाल है। रामकृपाल जी, देखिए श्रीन जी, अभी 3 राज्यों में वो जीते हैं, तो जो भी 3 राज्यों में बीजेपी के बड़े नेता हैं, स्वाभाविक है आपस में बातचीत करेंगे। और जो जैसे वसुंधरा जी हैं, शिवराज जी हैं, सब लोग दिल्ली आएंगे जाएंगे। इनसे कोई ये नहीं निकालना चाहिए कि कोई दावा ठोकने आया है, नहीं आया है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए 3 तारीख से जैसे रिजल्ट आया है, उसके पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वसुंधरा जी हों, चाहे रमन सिंह हो, जो भी है, सब एक बात कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन की बात है कि उनकी सफलता का जो श्रेय है वो सब मोदी को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उसमें इम्प्लाइड है कि जब आप कह रहे हैं सफलता का श्रेय दे रहे हैं और वही सर, तो जो हाई कमांड डिसाइड करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी कोई अपने मन से सारी चीज़ें, वो भी कल जैसे उन्होंने अमित शाह के साथ 1.5 घंटे बैठक हुई है, सारी चीज़ें, तो सारा सब कुछ देख करके। और एक जो ट्रेडिशन की बात चल रही थी
देखिए, आप यूं समझिए, जब 7 सांसद उतारे गए मध्य प्रदेश में और 3 आए, तो बीजेपी जिंदा इसीलिए है। बीजेपी की ताकत यही है कि वो ट्रेडिशन को तोड़ती जा रही है। 2000 आप ध्यान दीजिए, 14 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी आईसीयू में थी। मोदी ने जो रिवाइव किया बीजेपी को, ट्रेडिशन तोड़ के किया, स्पेकुलेशन के अलावा। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी इस बात को जानते हैं कि 60% आज हमारा मतदाता जो है वो 18 to 35 ईयर्स के बीच में है। उसके जो अपने सोच है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके अपने सामाजिक आर्थिक विसंगतियां हैं, वो बिल्कुल अपने पिता से अलग है। और मोदी उस चीज़ को जानते हैं कि कौन क्या चाहता है, किस तरफ से। तो इसलिए जो मोदी करते हैं वो डिफरेंट भी करते हैं और डिफरेंटली करते हैं। ठीक है, तो सर आप ये भी कह रहे हैं क्या, ये भी मैं आपसे आगे समझूंगी, कि क्या वो भी रिवाज बदल रहा है, वो जो एक परंपरागत तरीका था कि राज्य में कोई और केंद्र में और, क्योंकि एक ही चेहरा और लगातार हर किसी के मुंह से, हर मंच से यही सुना गया कि मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी पर ही ये चुनाव लड़ा गया। और क्या ये ट्रेंड सेट हो गया है? देखिए, चुनाव में हार के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने इसे लेकर सवाल खड़े किए, ईवीएम पर एक बार फिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। लेकिन उनके भाई लक्ष्मण सिंह का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, संगठन को मजबूत करने की भी जरूरत है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता सवाल करने लगे हैं कि अब आत्ममंथन का समय है पार्टी के लिए, मगर आत्ममंथन किस चीज़ पे हो। लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ बड़े नेता, खासकर दिग्विजय सिंह, कुछ और लोग, मगर साथ ही साथ कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। हमें साथ हैं रावगढ़ के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, जिस तरीके से बात हो जा रही है कि अब कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा फिर ईवीएम पे फोड़ रही है, आपको क्या लग रहा है? कुछ और बातें भी हैं क्या? देखिए, इसमें क्या, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, मुख्य कारण जो है ये बहुत सारा पैसा, काला धन ये चुनाव में खर्च करते हैं और आखिरी 1 हफ्ते में खर्च करते हैं। उसमें ये हमारे पोलिंग एजेंट्स तक को खरीद लेते हैं। वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है, सबको पैसे की ज़रूरत होती है। तो लगता है कांग्रेस संगठन मुकाबले में था बीजेपी के, अब क्या किया जाना चाहिए? ये जो इश्यूज़ मैं बता रहा हूँ, आप इनको एड्रेस करिए। ईवीएम कब तक करते रहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है आपका। दूसरा, अगर ईवीएम में प्रॉब्लम थी तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में जाइए, अभी जाइए, चलिए। भाई, आपने चुनाव आयोग से कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है, आप मीडिया वालों से कह रहे हैं, मीडिया वाले इसको प्रकाशित भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, सोशल मीडिया, ईवीएम, ये 20 साल से दिख रहे हैं ईवीएम। अरे भाई, इससे ऊपर भी कई बातें, उनको एड्रेस करो, अदालत में जाओ, सुप्रीम। वो ये जो है ना, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, जिस तरीके से इसको लेकर एक ये भी एक ट्रेंड सा हो गया है कि चुनाव अगर जीते तो कुछ नहीं, हारे तो ईवीएम की यहाँ पर दुहाई देने लग जाते हैं लोग। लेकिन इसी बीच देखिए, सवाल अभी यही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। और एमपी में फिर से शिवराज या किसी और को ताज, ये कब तय होगा? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आला नेतृत्व जो है वो तय करेगा, लेकिन चेहरा कौन? राकेश जी, देखिए, एक तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वो तो दिल्ली पहुंच गई हैं, लगातार विधायकों से मीटिंग भी कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर शिवराज की बात करें तो वो तो कमलनाथ के गढ़ पहुंच गए हैं, और ऐसा लग रहा है उनके बयानों से कि तैयारी 2024 की कर रहे हैं वो। देखिए, 2024 में किसको किस राज्य की कमान सौंपी जाएगी, ये जब रणनीति बनेगी मिशन 2024 तब तय होगा। शिवराज जी 2018 में भी ये घोषणा किए थे चुनाव हारने के बाद कि हम जन आशीर्वाद रैली निकालेंगे, उसकी परमिशन केंद्र से नहीं मिली। इस बार भी उनको 29 सीट जीतने की कमान सौंपी जाएगी या नहीं सौंपी जाएगी, ये कहना थोड़ा कठिन है। मैं इतना जरूर कहूँगा शरीफ कि इस बार तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन इस हिसाब से किया जाएगा कि जो सिर्फ 2028 तक के लिए नहीं, अगले 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी को राज्य में शासित रखेगा। हम सिर्फ ये फोकस करके चल रहे कि 28 तक के लिए सीएम चुना जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व तो ऐसा चेहरा तय करेगा जो 10 वर्ष तक इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता की वापसी को रोक सके। इसलिए ये सारी माथापच्ची चल रही है और ये सारा का सारा जो अपने को टाइम लग रहा है वो ये। जहाँ तक बात शिवराज जी को स्पष्ट हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे और इसीलिए वो अब आगे की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल, और वो कह भी चुके हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसी बीच राज्यसभा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं, सांसदों ने मोदी मोदी के नारे एक बार फिर से लगाए हैं। तो राज्यसभा में सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में भी हमने इसी तरह के नारे देखे थे और राज्यसभा से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हुए। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल दोनों को जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि इस्तीफा, और ये खबर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इन दोनों के नामों को लेकर भी चर्चाएं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर की जा रही थी और इसीलिए अब ये खबर, और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, सीधे रुख कर लेते हैं। आखिर इस इस्तीफे के मायने क्या है? विकास भदौरिया जुड़ गए। विकास, बिल्कुल, अब ये प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जो प्रक्रिया की शुरुआत कल सांसद से इस्तीफा देने के साथ हुई, उसके बाद अब जो अगली कड़ी है, इन नेताओं को खासतौर पर जो विधायक बनकर आए हैं उनको राज्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और इसके लिए जरूरी था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जल शक्ति में राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, इनको इस्तीफा देना था। उन्होंने मंत्रिपरिषद से अपने इस्तीफे भेज दिए। फिलहाल अपने इस्तीफे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपे हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन इस्तीफों को प्रधानमंत्री को सौंप देंगे। जो औपचारिक प्रक्रिया उनके इस्तीफे की वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये एक तरह से इन बड़े नेताओं के अब राज्य में अपनी नई भूमिका के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब ये तय होना बाकी है कि आखिर वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के और ऐसी सूरत में एक दो दिन में ये साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नजर रखिएगा। विकास, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, देखना होगा आगे उनकी भूमिका किस तरह से तय होती है, नजर हमारी रहेगी।